गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपने को सेल में लास्ट टॉपिक पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ईएमएफ पढ़ लिया अपन ने, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिया, तो सेल से रिलेटेड बात में अभी अंतिम बात। सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों, सेलों का संयोजन किस कारण से करते हैं, तो पहले वो कारण समझ लीजिए। एक सेल प्रबल धारा यानी पावरफुल करंट देने में सक्षम नहीं होता है। पावरफुल करंट क्रिएट करने के लिए यानी प्रबल धारा उत्पन्न करने के लिए दो या अधिक सेलों को जोड़ सकते हैं, जिसे सेल का संयोजन कहते हैं। ये सब दो प्रकार का होता है ना। पहला श्रेणी क्रम, क्लियर सर, यानी सेलों को सीरीज में जोड़। इससे पहले V तथा E के मध्य अपन संबंध निकाल चुके, V बराबर -IR। ये ध्यान रखना, जब सेल धारा देता है तो V और E के बीच का रिलेशन यही है। अपने जो भी टॉपिक्स में आएंगे तो वो सेल करंट देंगे, और जो सेल करंट देते हैं उनके लिए ये। हालांकि अपन ने दोनों रिलेशन निकाले, एक तो डिस्चार्जिंग का यानी जब सेल धारा देता है, एक चार्जिंग का यानी जब सेल धारा लेता है। तो चार्जिंग के केस कम आते हैं, है ना। तो सेल धारा देता है तो वो इक्वेशन ध्यान रखना, क्लियर। तो सब ये ए और बी के बीच में ये अपन दो सेल आंतरिक प्रतिरोध सहित सीरीज में जोड़ देते। ये सब इसका ईएमएफ बोल दिया E1 और इसका बोल दिया E2। इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। स्वाभाविक है, आपने जो डेफिनेशन बोली है सेलों के कॉम्बिनेशन की, उसमें साफ बोला है कि धारा की प्रबलता में वृद्धि करने के लिए आप सेलों को जोड़ते हैं। तो आप किस पे फोकस रहें, आप करंट पर फोकस रहें। मैं भी कैलकुलेशन किसकी करूंगा, करंट की। जो बीच में रिजल्ट आते हैं उनका बखान जरूर करेंगे अपन, लेकिन अपने को एक जगह फोकस होना पड़ेगा। तो वो अपन ने पहले डिसाइड कर लिया कि हम करंट ही कैलकुलेट करेंगे। ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट प्रोड्यूस नहीं होती, तो सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा। सर्किट को क्लोज करना पड़ेगा तो सर्किट में डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं जोड़ सकते। नेगेटिव पॉजिटिव को डायरेक्ट जोड़ने को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो सब नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट नहीं जुड़ेंगे, बीच में क्या लगेगा, रेजिस्टेंस लगेगा, है ना। शॉर्ट सर्किट नहीं करना। करंट दे दें सब, तो ये टोटल करंट इन सर्किट, ये अपन ने I मान ली। ये दो तीन जगह लिख दें सब अपन, करंट I। अपने को I का कैलकुलेशन करना है, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, अपने दोनों सेल देख लो, E1 भी करंट दे रहा है और E2 भी करंट दे रहा है, तो दोनों के लिए यही फॉलो होगी, क्लियर। एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लें ताकि वो जो करंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ, इसको तो लिख दें E इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये R इक्विवेलेंट, और ये सब अपन ने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ये एक्सटर्नल, वही सब उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तो करंट क्या दिखाएंगे, I। तो पहले तो सब सीरीज में जोड़ा आपने, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन यहाँ चित्र से ही कर देना। कैसे बोलेंगे साहब, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल की विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हो। यानी एक सेल का टर्मिनल दूसरे सेल की अपोजिट पोलैरिटी, या नेगेटिव किससे जुड़े, पॉजिटिव से, तो उसे क्या कहेंगे, सीरीज। अपने फिगर में भी यही दिख रहा है कि नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव। तो सब डेफिनेशन अपन चित्र देख के बता दें कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के अपोजिट पोलैरिटी विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जुड़ा हो, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ये हो गया सब। अब ए तथा बी के बीच में विभवांतर निकालो, क्योंकि आपको तो आई कैलकुलेट करनी है। तो लोअर ब्रांच में अगर बात करें
तो इन लोअर ब्रांच, निचली शाखा में ओम के नियम से क्या बोले सर, VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। ये सब सिंपली दिख ही रहा है अपने को। अब अपर है ना, इन अपर ब्रांच क्लियर। अब अपर ब्रांच में VA माइनस VB, एक तरीका तो आपका सीधा सीधा है कि दोनों सेल धारा दे रहे तो दोनों के लिए आपको यही लिखना है। और एक तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि हर कंपोनेंट को कितने बिंदुओं के बीच में कर दें, 2 बिंदु। इस सेल E1 को ये A और P के बीच में कर दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 को P और Q के बीच में कर दिया, फिर सेल E2 को QR के बीच में लिख दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 को R और B के बीच में लिख दिया। तो एक तरीका मैंने आपको जब V और E का रिलेशन सिखाया था उस समय बताया था। तो VA माइनस VB कैसे लिखेंगे, VA माइनस VP, VA माइनस VP प्लस VP माइनस VQ, देखते जाओ उधर की तरफ, VP माइनस VQ प्लस VQ माइनस VR एंड प्लस VR माइनस VB। तो एक तरीका मैंने ये भी आपको बताया था, क्लियर साहब। ये बात लंबी चल जाती है, तो VA माइनस VB क्लियर। अब A और P के बीच में कौन है, सेल E1। एक किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव मतलब हाई में से लो गया तो उच्च में से निम्न जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। दोनों के बीच में विभवांतर बोलो E1 आ गया, क्लियर। ये दोनों के बीच में विभवांतर कितना है, E1 लिखिए। अब आ जाओ P और Q के बीच में, P और Q के बीच, बस लोअर अपर देख, करंट किधर आ रही है, P की तरफ। तो P क्या है, लो वोल्टेज पर। तो लो में से हाई घटाओगे, निम्न में से उच्च घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, ओम के नियम से बोलो I इंटू R1 या I इंटू R1। देखो आ गया ना, V बराबर E1 माइनस I, या इसके लिए आ गया। अब दूसरे के लिए भी देखो। अब आ जाओ आगे, VQ माइनस VR, Q किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से। पॉजिटिव मतलब हाई में से लो गया तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इन दोनों के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख रखा है, E2 दिख रहा है सब। अब आ जाओ R और B के बीच में, R पे करंट आ रही है, करंट कहाँ आती है, लो पोटेंशियल पे, हाई से लो पे। तो ये लो पोटेंशियल पे, तो R किस पे, लो पर। R लो पर है तो लो में से हाई गया तो माइनस, निम्न में से यानी कम में से ज्यादा घटेगा तो क्या आएगा, ऋण चिन्ह। दोनों के बीच विभवांतर बोलो IR2। अब इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। देखो जब सेल धारा देता है तो V बराबर E माइनस IR, तो साहब ये भी करंट दे रहा है तो देखो E माइनस IR1, ये भी करंट दे रहा है तो उसके लिए भी E माइनस IR। तो ऐसे भी लिख, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 अपने को I कैलकुलेट करनी है, तो VA माइनस VB का मान रखें वहां से IR, ये रख दें। अब इसको अरेंज कर दें तो E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2। I को बाहर निकालो, इधर लाओ, तो I को इधर लिया है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये लिया है सर, इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R1 R2। ये इक्वेशन नंबर कितनी हुई, 3। अब देखो ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर अपन थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो इक्विवेलेंट सर्किट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अपन पहले से जानते हैं कि रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन तो वैसे ही करना है जैसे पहले करते थे। इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें, सीरीज में है, R1 और R2 सीरीज में, तो ये टोटल कितना हुआ, स्मॉल R1 प्लस R2। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सदैव किसमें होते हैं, सीरीज में होते हैं, सदैव सीरीज में होते हैं ना। तो ये सदैव सीरीज में होते हैं तो कुल टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2। अब कुल टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो आपको दिख रहा है,
तो फिर ये क्या है, ये टोटल वोल्टेज ही 1 है भाई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो अपने को दिख ही रहा है ना, ये तीनों सीरीज में ही है। जब तीनों सीरीज में तो टोटल रेजिस्टेंस ही हो गया। टोटल करंट I दिखा रखी है, तो टोटल करंट इधर टोटल रेजिस्टेंस अपॉन में आई रहता है, तो ये क्या होगा, टोटल वोल्टेज ही होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देख लो तुल्य परिपथ से ना, तो सर तुल्य परिपथ से, वो तो बात एक ही है ना, तुल्य परिपथ। तुल्य परिपथ में बात करो, वो इक्वेशन लिख दें, तो I इज इक्वल टू E इक्वलेंट R प्लस स्मॉल r इक्वलेंट। ये लो सर, तुल्य परिपथ में लिख दें, समझा। तो टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिख दिया सर। अब तीनों चार का कंपैरिजन कर लो, इसको मैं कवर कर दूं ऐसे ही हो ना, क्योंकि ये तो पिछली उसका ना है। अतः समीकरण 3 व 4 की तुलना से, तो कंपैरिजन कर लो 3 और 4 का। जब 3 और 4 का कंपैरिजन करोगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 है ना। वह इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R के साथ कितना है, R1 R2, वो किसकी जगह आएगा, R। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, क्लियर है। तो सर ये रिजल्ट अपने को चाहिए नहीं, अपने को तो टोटल करंट चाहिए। आप अपना मोटिव मत भूलो, आप तो ये ध्यान रखो कि हम तो पहले ये कह के निपटे हैं कि सब सेलों को जोड़ते किससे हैं, धारा की प्रबलता में वृद्धि करने के। तो आप अपनी जगह स्थिर रहो, बस अपनी बात पर कायम रहो। तो सब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट बोल दो। इसका मतलब श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज में लगे प्रत्येक सेल के ईएमएफ के एलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही बात किसके लिए चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब साहब यदि समान ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल E व समान इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के n सेल सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में हो। तो सब अब अपन कह रहे हैं कि अगर समान विद्युत वाहक बल E यानी सबका ईएमएफ बराबर हो, वह सेम इंटरनल रेजिस्टेंस R के n सेल सीरीज में हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E प्लस कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स होगा तो कितना लिखेंगे आप, Ne। इसी प्रकार R इक्विवेलेंट, तो R प्लस R इसके अकॉर्डिंग कितना लिखेंगे, n टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, NR। अब इक्वेशन 4 से टोटल करंट लिख दो। देन बाय इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 से बोलो टोटल करंट कितनी, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ कितना हो रहा है, NE अपॉन R प्लस NR, यही हो रहा है। R और R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख दिया मैंने, R। ऊपर और नीचे है ना, मैं स्मॉल n से डिवाइड कर दूं इक्वेशन को, तो स्मॉल n से डिवाइड कर दिया तो ऊपर क्या हुआ, E, क्लियर। यहाँ R अपॉन n और यहाँ प्लस स्मॉल r। डेफिनेटली आप समझ रहे होंगे कि कैपिटल R किससे डिवाइड हो गया, स्मॉल n से। जब कैपिटल R स्मॉल n से डिवाइड हो गया तो डेफिनेटली करंट बढ़ गई। अब इसको कैसे पता पड़ेगा आपको, तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए मैं एक सेल लेता, सिंगल सेल है ना, सिंगल सेल के लिए, तो यहां मैं सब एक छोटी सी जगह कोई मिटा दूं, या आपको यहां लिख देता हूं, ये जगह थोड़ी सी मैं बना लेता हूं यहां पर है ना, ये आप देख तो ले इसे आप।
तो सब सिंगल सेल के लिए है ना, फॉर सिंगल सेल। अब सिंगल सेल होता तो आई बराबर क्या लिखते, एक सेल का ईएमएफ ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आप कंपैरिजन करो दोनों में, इसको और इसको देखो दोनों को। जब इसको और इसको देखोगे तो साफ दिख जाएगा आई ग्रेटर देन आई डैश, है ना, क्लियर है या नहीं। एन सेल का विद्युत वाहक, एन सेल से जो करंट प्रोड्यूस होती है वो एक सेल से प्रोड्यूस करंट की तुलना में ज्यादा होगी, आई ग्रेटर देन आई डैश। क्लियर दिख रहा है ना। तो सब सीरीज में जब सेलों को जोड़ते हैं तो करंट बढ़ती है, ये साफ है, और ईएमएफ भी बढ़ता है। इसीलिए आपने याद होगा जैसे कोई टॉर्च है, अगर टॉर्च 3 वोल्ट की है तो 1.5 के दो सेल आप किस में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ जाते हैं, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया। अगर कोई रेडियो है वो 6 वोल्ट से चलता है तो आप 1.5 के कितने सेल जोड़ देते हैं, 4 सेल किस में जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाता है, 6 वोल्ट हो जाता है। तो सब सीरीज में टोटल ईएमएफ सीरीज में लगे प्रत्येक सेल के ईएमएफ के योग के बराबर होगा, एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, और करंट का मान बढ़ता है। अब आप कहेंगे करंट का मान तो पैरेलल में भी बढ़ेगा, क्योंकि अपन ने कहा ये था कि हम सेलों को जोड़ते किसके लिए, पावरफुल करंट क्रिएट करने के लिए या धारा की प्रबलता में वृद्धि करने के लिए। तो आप ये बात तो भी पैरेलल में भी तो देखेंगे। तो फिर साहब इसको कब यूज में लें, तो साहब समझो आप इस आई को देख रहे हो, इसमें एन में एन का डिवीजन किस में हुआ है, कैपिटल आर में। एन से डिवाइड होने के कारण कैपिटल आर हो गया छोटा और करंट बढ़ गई। तो सीरीज का या सेलों के श्रेणी क्रम का धारा बढ़ाने के लिए यानी करंट बढ़ाने के लिए यूज तब करें जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का मान अधिक हो, क्योंकि सीरीज में एन से डिवाइड होने के कारण एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो जाता है और आई बढ़ जाता है। ठीक है सर, तो ये तो हुआ सब सेलों का सीरीज, है ना। अब सब इसी तरह से सेलों का पैरेलल, है ना। तो अब सेलों को पैरेलल में जोड़ेंगे अपन, और वही अपना मोटिव तो करंट ही है, अभी भी अपना मोटिव करंट ही था, और अभी जो अपन करेंगे इसमें भी अपना मोटिव करंट को ही रखना है। आप अपने उद्देश्य को ध्यान रखें, क्योंकि कैलकुलेशन में उसी की करूंगा ना, तो कैलकुलेशन उसी की होगी, तो फिर आपको भी फोकस उसी पर रखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो पहले जोड़ देते हैं फिर डेफिनेशन बना देंगे। तो अब आ गया सब सेलों का समांतर क्रम। समांतर क्रम इंग्लिश में इसे कहें तो पैरेलल, है ना। थोड़ा स्पेस बचा के चलेंगे क्योंकि फिर कैमरे में कवर बोर्ड है ना छोटा हो जाता है ना। तो सब वही पहले की तरह ए और बी, इनके बीच में 2 सेल जोड़ देता हूं पैरेलल, है ना। तो ये सब मैंने 2 सेल जोड़ दिए, इनका ईएमएफ तो E1 और E2 ले लेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 व R2 ले लेंगे। ये E1 और ये E2 तो ईएमएफ हो गया, और ये R1 और R2 ये सब इनका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में जोड़ दिए। करंट फ्लो करवानी अपना तो कैलकुलेशन ही उधर ही जाएगा। तो सब इस सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके और क्लोज कर देता हूं। तो ये मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करके इस सर्किट को क्लोज कर दिया, है ना सर। अब इसने या इससे प्रोड्यूस करंट को I1 बोल दें और इससे प्रोड्यूस करंट को I2 बोल दें। यहां I1 प्लस I2 इज इक्वल टू को क्या लिख दें, I, ये I करंट ही फ्लो कर दें। I1 प्लस I2 को I बोला है मैंने, ये ध्यान। बी पे चलेगी, अपन जानते हैं जो सेल जितनी करंट देता है
वापस उतनी लेगा तो इसने कितनी दी थी I2 और उसने कितनी दी थी I1, तो उसको I1 भेज दी, इसको I2 भेज दी। अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, हालांकि इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ भी बना देता हूँ, ये देखो इक्विवेलेंट सर्किट पहले यहाँ भी बना देता हूँ, फिर मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ, है ना। इक्विवेलेंट सर्किट बनाए बिना भी काम कर सकते हैं आप, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा ना। अपन ये क्या है कि बना देते हैं, नहीं भी बनाए तो अपना काम चल सकता है। I ये करंट, ये तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, तो टोटल EMF तो मैंने E इक्विवेलेंट लिख दिया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब देखो आप अपन पहले से ही जानते तो हैं, अपन पहले से ही जानते हैं कि दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है। तो R इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/R1 + 1/R2, यानी R1 + R2, यानी R इक्विवेलेंट = R1 + R2। ये अपने को पहले से ही पता है ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सदैव एक्सटर्नल के साथ किस में होता है, सीरीज में होता है सदैव। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस सदैव क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं ना। अब सदैव सीरीज में होते हैं तो डेफिनेटली आप सीरीज में जब उसको देख रहे हो तो दीजिए, ये जैसे R और R इक्विवेलेंट की जगह R1 R2। तो कहने का मतलब आप पहले से ये बात दिमाग में रखिए कि आपको टोटल रेजिस्टेंस पता है। अगर टोटल रेजिस्टेंस पता है, ऐसा पहले से सोच के चलेंगे ना आप, तो काम आसान हो जाएगा। कैसे होगा अब देखो आप, अब आ जाइए सब। अब अपन पहले देखें कि बाई सर्किट लिख दूं, बाई सर्किट I = I1 + I। पहले एक बार डेफिनेशन दे दे, अपन ने डेफिनेशन दी थी इसकी, है ना। तो पहले डेफिनेशन दे दे, फिर अपन काम कर देंगे। ये तो अपन ने ये लिख दिया, I1 + I2 = I बाई सर्किट। तो पहले डेफिनेशन दे दें। इसको डिफाइन करने के लिए वही आप फिगर देख लो, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक जैसी ध्रुवता वाले, जैसे पॉजिटिव A से जुड़े हैं, नेगेटिव B से जुड़े हैं, तो जिसमें एक जैसी पोलैरिटी यानी एक जैसी ध्रुवता वाले बिंदु टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े हों, समांतर क्रम संयोजन। तो जैसे पॉजिटिव A से जुड़े और नेगेटिव B से जुड़े, है ना। दोबारा एक बार बोल दूं क्लियरली, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक जैसी पोलैरिटी यानी एक जैसी ध्रुवता वाले टर्मिनल एक बिंदु से जुड़े। अब ये बात A के लिए भी सत्य है और B के लिए भी। इधर दोनों नेगेटिव जुड़ रहे हैं यानी एक जैसी पोलैरिटी, उधर दोनों पॉजिटिव जुड़ रहे हैं मतलब एक जैसी पोलैरिटी। अब आ जाओ सब, अब I1 और I2 की वैल्यू पुट करनी। अब अपर ब्रांच, है ना सर, इन अपर ब्रांच। अब सब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सेल धारा दे रहा है ना, जब सेल करंट देता है तो इक्वेशन यही रहेगी, V = E - IR1, है ना। तो सब डायरेक्ट लिख दो, V = E1 माइनस करंट बोलो I1 स्मॉल r1, यही रहेगी। यहां से I1 निकालो, देन I1 = E1 - V/R1, निकल गया। सेम एज इसी प्रकार मिडिल ब्रांच, है ना, सेम एज बाई मिडल ब्रांच, है ना। अब मिडिल ब्रांच से क्या करोगे, सेम वही लिख दूं, क्योंकि ये भी करंट दे रहा है और इसमें I2 है, तो इसमें ऐसे कर लिख I2 = E2 - V/R। ये मैंने डायरेक्ट लिख दी। क्यों लिख दी, क्योंकि जो सेल करंट दे उसको वो सदैव इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, क्लियर। या वो इक्वेशन उनके लिए जो करंट देते हैं,
ये लिख दिया। अब I1 I2 का मान किसमें रख दूं? एक में। तो बाई इक्वेशन 1 है ना। अब 1 में पुट करो, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1, I2 की वैल्यू E2 माइनस V अपॉन R2। अब आप सोचेंगे कि इसके आगे मैं किस बिहाफ पर इस डेरिवेशन को चला रहा हूं। तो सब मैं आपको बता दूं, मैं इक्वेशन को ऐसा अरेंजमेंट दे रहा हूं, मैं V इधर लाऊंगा और E उधर ले जाऊंगा, बाकी सब उधर ले जाऊंगा। मेरे को इधर लेफ्ट साइड में V चाहिए बस, क्लियर। फिर मैं इससे कंपैरिजन कर लूंगा और टोटल सब कुछ बता दूंगा। तो सब अब जो डेरिवेशन चल रहा है, तो यहाँ पर आप टर्निंग पॉइंट कहें, ये जैसे भी आपको जो भी जमता है वे सब बोलें, पर ध्यान रखें कि मेरा जो इक्वेशन सोल्व करने का जो मोटिव है, उसमें मैं V को आइसोलेट करने वाला हूँ, क्लियर। तो सब I है ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस कॉमन आ गया, V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है ना। चेक कर लो एक बार, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 लिख ही दिया, माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो माइनस V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1। यानी बस यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा जरा सी भी गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर अपनी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। एलसीएम ले लूं, ये मैंने एलसीएम ले लिया R1 R2, चलिए। तो क्या हो गया, E1 R2 प्लस E2 R1, क्लियर सर। ये यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, माइनस है ना, बिल्कुल ध्यान से V को आइसोलेट करना है बस। यहाँ भी एलसीएम ले लो, R1 R2, ठीक है, और ऊपर R1 प्लस R2। V को आइसोलेट करने के लिए क्या करें, इधर लिया, तो V को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, ये देखो V को शिफ्ट कर रहा हूं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 लिया। बाकी सबको E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, क्लियर। और ये I उधर चला जाएगा, माइनस I। V आइसोलेट नहीं हुआ, V के साथ कौन है, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 है। तो क्या करें सब, मल्टीप्लाइड बाई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बोथ साइड। अपने को तो V आइसोलेट करना है, अब क्यों करना है वो भी आपके सामने आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने V को आइसोलेट करने के लिए, V को अकेला करने के लिए। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे। इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर तो कुछ नहीं बचा, इधर तो ओनली क्या बचा, V। मेरे को बचा नहीं V था, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था। अब इधर आ जाओ, E1 R2 प्लस E2 R1, क्लियर। ये आपने कर दिया। अब ये करते ही अब स्वाभाविक है, यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया तो R1 R2 कट जाएगा, तो क्या रह गया, अपॉन में R1 प्लस R2, ये रह गया, R1 R2 कैंसिल हो गया, माइनस I इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर क्या हो गया, R1 R2 R1 प्लस R2, क्लियर। ये सब मेरे को करना था। अब ऐसा क्यों करना था उसका मैं रीजन बताता हूं। इधर ये मिटा दूं, मेरे पास स्पेस नहीं है, इससे मिटा रहा हूं मैं ना। इस इक्वेशन को मैं लिख दूं इक्वेशन 2, ये सब इक्वेशन 2 है, क्लियर। अब बाई इक्विवेलेंट सर्किट, बाई इक्विवेलेंट सर्किट है ना। बाई इक्विवेलेंट सर्किट अगर देखें आप, तो ये एक ही सेल जुड़ा हुआ है, ये करंट दे रहा है, तो इसके लिए भी ये इक्वेशन होगी ना। तो बाई इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो V इज इक्वल टू क्या लिखूं, E
इक्वलेंट माइनस आई और आर इक्वलेंट। अब मैं क्या करूं, 2 और 3 की क्या कर लूं, कंपेरिजन कर दूं। इक्वेशन 2 और 3 का कंपेरिजन करते ही ई इक्वलेंट आ गया और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्वलेंट। तो इसीलिए क्या है कि अब देखो ये आर इक्वलेंट अपन ने पहले से निकाल रखा है, कितना है, R1 R2 अपन R1, तो अपने को पहले से पता है ना, तो इसी हिसाब से तो अपन ने इक्वेशन, अब जैसे इक्विवेलेंट सर्किट की कंपैरिजन करने की जरूरत ही कहाँ है, जब आपको ही पता पड़ गया कि ये आर इक्वल है, ये आपको पता पड़ गया ना, तो फिर ये क्या है, ये इक्विवेलेंट ईएमएफ हुआ ना, फिर सीधी सी बात। तो सर बाई इक्वेशन 3 and 4 से कंपैरिजन करो तो E इक्वलेंट इज इक्वल टू कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, क्लियर। एंड R इक्वलेंट कितना आया, R इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो अपने को पहले से ही पता था। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि सब जैसे में पहले से भी तो पता है, अब उन पहले से पता है उस हिसाब से चले तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट काम हो जाएगा, क्लियर। अब सब इफ है ना, इफ E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, यानी अगर दो सेलों के ईएमएफ बराबर और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बराबर हो, देन E इक्वल, देन E इक्वलेंट बोलो, सब बराबर रख दो, तो E R प्लस E R अपॉन R प्लस R, तो क्या हो जाएगा सब, E रह जाएगा ओनली, E इक्वलेंट इज इक्वल टू E। इसका मतलब अगर सेलों को अपन पैरेलल जोड़ें तो पैरेलल जोड़ने पर सेलों का इक्वलेंट ईएमएफ एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, जबकि सभी सेलों का ईएमएफ बराबर हो, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर। इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, है ना, एंड आर इक्वलेंट, हालांकि इससे तो कोई मतलब नहीं है अपने को, तो R इंटू आर अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू R अपॉन 2, फिर उससे अपने को मतलब नहीं। अब सब अपन तो जो एन सेल लेने वो ले, तो थोड़ी जगह कम है, बस आपको दिखना क्लियर चाहिए और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बस ध्यान से देखें आप। अब सब यदि समान यानी इक्वल ईएमएफ के ईएमएफ ई व समान आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस आर के एन सेल समांतर जोड़ दें, समांतर जोड़ें, तो सब इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक ही। अब मैंने इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल पैरेलल जोड़ दिए, पैरेलल जोड़ दिए, देन E इक्वलेंट कितना होगा सब, एक सेल के ईएमएफ के बराबर, यह भी रिजल्ट निकला इसे। R इक्वलेंट तो 1 अपॉन R इक्वलेंट, तो 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R कितनी बार, n टाइम्स, तो कितना लिख देंगे, R इक्वलेंट n अपॉन R, 1 अपॉन R, देन R इक्वलेंट इज इक्वल टू R अपॉन n। तो सब अगर n सेल जिनका ईएमएफ बराबर हो और जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो, उनका इक्वलेंट ईएमएफ तो E है और इक्वलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R अपॉन n है, ये जोड़ के देख ले थोड़ा सा अगर गड़बड़। अब मुझे सब स्पेस चाहिए, तो अब मुझे स्पेस यहीं से उठानी पड़ेगी
और कोई मेरे पास चारा नहीं है ना। तो ये सर्किट तो मिटा देता हूं मैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, है ना। तो अब सब टोटल करंट दिखा दें। देन टोटल करंट, यही चाहिए थी अपने को। तो टोटल करंट कितनी होगी? I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट आर प्लस आर इक्वलेंट, यानी I इज इक्वल टू ई इक्वलेंट की जगह ई, कैपिटल आर की जगह आर, और आर इक्वलेंट की जगह कितना? आर अपॉन एन। देखो सब करंट तो ये भी ज्यादा ही है। अब आप कहेंगे किससे ज्यादा है? तो मैं क्या है एक सेल के लिए दिखा देता हूं, है ना। फॉर सिंगल सेल, अगर एक सेल होता तो करंट कितने लिखते आप? आई डैश इज इक्वल टू एक सेल का ईएमएफ ई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को कंपैरिजन करके देखो, तो अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि जो ऊपर इक्वेशन है उसमें स्मॉल आर किससे डिवाइड हो जाता है? स्मॉल एन से। तो स्मॉल आर जब एन से डिवाइड हो गया तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो आई बढ़ गई, मीन्स आई ग्रेटर देन आई डैश। तो सब ईएमएफ तो सीरीज में बढ़ता है, पैरेलल में तो ईएमएफ बढ़ता नहीं है। अपना मोटिव ईएमएफ तो था नहीं, अपना मोटिव क्लियर क्या था? अपना मोटिव क्लियर था आई। आई आप सीरीज में पैरेलल देखें तो भी करंट बढ़ी, सीरीज में देखेंगे तो भी बढ़ी। फिर क्वेश्चन वही आएगा कि करंट तो ठीक है दोनों में ही बढ़ी, पर पैरेलल का यूज कब करें? तो आप देख लें, जब आप पैरेलल जोड़ते हैं तो एन किसको डिवाइड कर देता है? इंटरनल रेजिस्टेंस को। उससे करंट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो साहब धारा को बढ़ाने के लिए समांतर क्रम का उपयोग तब करें जबकि सेलों का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। क्लियर? तो करंट एन के डिवीजन के कारण आई बढ़ जाएगा। दोनों सामने रख देता हूं मैं, ये तो मिटा दो, दोनों सामने रख देता हूं और एक क्वेश्चन भी आपके सामने पुटअप कर लेता हूं। आई सीरीज, है ना, थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, आई सीरीज, इसमें तो अपन ने निकाला था ई आर अपॉन एन प्लस स्मॉल आर, एंड आई पैरेलल, ये पैरेलल में आपके सामने दिखाई रखा है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, है ना। करंट दोनों में ही बढ़ रही है ना। आई एस एंड आई पी बोथ आर ग्रेटर देन आई डैश। एक सेल से कंपैरिजन करें तो सीरीज में सेल को जोड़ने पर भी करंट बढ़ेगी और पैरेलल में जोड़ने पर भी करंट बढ़ेगी, ये तो साफ दिख रहा है। अब सब क्यों बढ़ेगी सीरीज में? एन किसको डिवाइड करता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट को पावरफुल करने के लिए कौन सेलों का कौन सा क्रम जोड़ें? सीरीज जोड़ें। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो एन डिवाइड कर देगा इंटरनल रेजिस्टेंस को। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट को बढ़ाने के लिए पैरेलल का यूज करें। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में यदि कोई आपसे पूछता है क्या ऐसा संभव है कि सीरीज और पैरेलल में करंट इक्वल हो? हाँ पॉसिबल है। आंसर आपका होगा यस पॉसिबल है। कब? व्हेन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर के दोनों बराबर हो तो फिर आप उसका सीरीज में जोड़ो चाहे पैरेलल में जोड़ो, करंट दोनों में ही सेम होगी। तो दोबारा एक बार छोटे से में सुन ले, क्या श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों में धारा समान हो सकती है? यस हो सकती। कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर है। थैंक यू वेरी मच। अब बाकी टॉपिक कर लेंगे। सेल क्लोज।